वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरओ का पेपर जो है जल्दी ही होने वाला है, दिसंबर जनवरी या फरवरी तक हो जाएगा। तो ऐसे में हम जरा ये देखेंगे कि आरओ में जो पेपर में सवाल आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, यानी प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट से किस तरीके के सवाल आते हैं पेपर में, उसको हम देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो ये मैं आपको जो है 10 से 12 या 15 सवाल आज आपको बताऊंगा और उसमें हम देखेंगे कि जो पर्यावरण का सेक्शन है वो किस तरीके से पेपर में आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको पर्यावरण का पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? तभी आप इन जो सवाल दिए हुए हैं इनको आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अगर आपने पर्यावरण को नहीं पढ़ा है तो मैंने इसी चैनल पर जो है जो पर्यावरण के सारे लेक्चर्स अपलोड करे हैं, बिल्कुल फ्री हैं। तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर जो है पर्यावरण का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, उसको आप पहले देखिए, समझिए और फिर जो है यहाँ पर आप वापस आइए, तब आप इसको लगाइए, ठीक है? वरना अगर आप केवल इसको देखना चाहते हैं उसके बाद पढ़ना चाहते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा है। पहला क्वेश्चन है, मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो देखो इसमें बस आपको यही याद रखना है किसने दिया, ठीक है? तो देने वाले व्यक्ति हैं F.E. क्लेमेट्स। है क्या ये सिद्धांत? तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत जो है ये बताता है कि किसी क्षेत्र के भीतर प्रत्येक क्षेत्र में एक एक चरम उत्कर्ष समुदाय होता है, यानी एक ऐसा समुदाय होता है जिसकी वहाँ पर संख्या या जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है और बाकी जो समुदाय होते हैं वो उसी चरम समुदाय के आसपास या उसकी ओर विकसित हो रहे होते हैं, ठीक है? तो इसी सिद्धांत को कहते हैं मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत, ठीक? सिद्धांत आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, किसने दिया है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्लाइमेक्स सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्षेत्र के भीतर एक ऐसा समुदाय होता है जो वहाँ पर चरम अवस्था में होता है और बाकी सभी समुदाय उसी समुदाय के साथ विकसित होते हैं। ये सिद्धांत है मोनोक्लाइमेक्स का, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, इस तरीके के सवाल पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पर 2 लिस्ट दी हुई हैं, आपको पहली से दूसरी लिस्ट का मिलान करना है। तो सीधे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक तरफ दिया हुआ है अधिनियम, दूसरी तरफ ये कब आए हैं। तो देखो वन संरक्षण अधिनियम आया है साथियों 1980 में, वनों की सुरक्षा के लिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो वन, जंगल, जमीन, हवा, पानी, मिट्टी सब आ जाता है। तो ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसीलिए इसे कहते हैं अम्ब्रेला एक्ट। फिर है वायु नियंत्रण अधिनियम 1981, बिल्कुल सही है। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। ये सारे के सारे सही लगे हुए हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ठीक है? तो इस तरीके से सवाल पेपर में आपसे पूछे जाएंगे ये अधिनियम से, क्योंकि पर्यावरण के सेक्शन में जो पर्यावरण से जुड़े हुए अधिनियम है वो खूब पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? इनको नोट करते आना अगर ना पता हो तो। अगला प्रश्न देखिए, नदी का जल प्रदूषण किस तरीके से मापते हैं? तो अगर किसी नदी का पानी प्रदूषित हो गया है तो हम कैसे चेक करेंगे? देख के बताएंगे क्या या पी करके बताएंगे? नहीं, हम चेक करेंगे उसमें DO, हम उसमें चेक करेंगे DO, ठीक है? DO का मतलब क्या होता है? DO का मतलब होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कोई भी पानी, उस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ठीक है साथियों? अगर किसी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी उस पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तो वो पानी प्रदूषित नहीं है। लेकिन अगर किसी पानी में
डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो वो पानी प्रदूषित हो जाएगा। क्यों प्रदूषित हो जाएगा? क्योंकि मान लीजिए अब कोई तालाब है, किसी तालाब में अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा लगातार गिर रही है, यानी जो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन है वो लगातार कम हो रही है, तो होगा क्या? होगा ये कि जो उसमें रहने वाले जीव हैं उनको तो ऑक्सीजन चाहिए, तो जब ऑक्सीजन कम होगी, लेने वाले ज़्यादा होंगे, तो जीव मरना शुरू हो जाएंगे। जीव मरना शुरू हो जाएंगे तो पानी के बाहर आकर के आत्महत्या थोड़ी करेंगे। मछली मरेगी, पानी के अंदर मरेगी और मरने के बाद वहीं रह जाएगी। इससे और गंदगी उत्पन्न करेगी और वायरस बैक्टीरिया उत्पन्न करेगी, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो जाएगी। इस कारण से वो पानी हो जाएगा प्रदूषित, याद रखिएगा। तो किसी भी जल प्रदूषण को कैसे मापेंगे हम? उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, घटते उत्पादकता क्रम में कौन सा परितंत्र का क्रम सही है? कई बार पेपर में आ चुका सवाल है, कई बार पीसीएस में, आरओ में, यूपीएससी के बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो घटते उत्पादकता का क्रम है मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। ये उत्पादकता के घटते क्रम में है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, धूपगढ़ चोटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सतपुड़ा, कान्हा, बांधवगढ़ और माधव राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब है इसका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? एमपी में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? एमपी में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? एमपी में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है कहाँ पर? एमपी में। इसके अलावा एमपी में और भी कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, सतपुड़ा मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत ही फेमस है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है। तो काफ़ी फेमस है एमपी राष्ट्रीय उद्यानों के लिए। ये पुराना सवाल है क्योंकि उस समय के हिसाब से करंट में था, अब ये पेपर में अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अब तो 2021 का डेटा आ चुका है, तो ये आप इसको देख लो, ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब आपको ध्यान रखना है कि वन रिपोर्ट से भी सवाल आते हैं, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट किसको माना जाता है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट बेसिकली होता क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तरीके के पेड़ पौधे होते हैं, बहुत तरीके के पेड़ पौधे होने के साथ साथ भिन्न भिन्न तरीके के जीव जंतु वहाँ निवास कर रहे होते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के जीव जंतु एक साथ रह रहे हों, उस जगह को कहते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है। तो इंडिया में हॉटस्पॉट जो है काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमें इस ऑप्शन के हिसाब से देखना है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब होगा वेस्टर्न घाट। ध्यान रखना, वेस्टर्न घाट एक बढ़िया हॉटस्पॉट है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से। इसके अलावा इंडिया में ही आपको मिलेगा सुंडालैंड, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी हिमालय, ये भी भारत में डाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं, ध्यान रखना। सुंडालैंड पड़ता है अंडमान निकोबार की तरफ, और पूर्वी हिमालय तो आप लोग देख ही रहे हैं, जो हिमालय का पूर्वी हिस्सा है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि में। तो इस तरीके से पेपर में आपके सवाल आते हैं। कुछ सवाल और भी हैं, इनको भी देख लो, ये थोड़ा सा अलग से होते हैं, है ना। किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया? तो ये तो देखो याद करने वाली चीज़ें, सीधे सीधे 1797, इसमें कुछ खास है नहीं। और एक और देखिए, ये जो है 2021 में जो पेपर हुआ था उसके सवाल हैं ये। अगला दिया हुआ है, जा दिन जन्म भयो अब किसको, और फिर आगे लिखा हुआ है धरती धसी अढ़ाई हाथ। ये जो लोकोक्ति है, ये लोकोक्ति किसके संदर्भ में कही जाती है? तो मैं आपको बता दूं, ये लोकोक्ति कही जाती है आला के संदर्भ में, ठीक है। आला उदल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे जो है एक हम कहेंगे लोक गीत में शामिल होने वाले महानायक हैं। और आला उदल के बारे में कहा जाता है कि आला उदल बहुत बहादुर थे, बहुत वीर थे। और इनके बारे में कहा जाता है, जैसे 2 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि आला उदल बड़े लड़ैया जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाएं, तीसरो खौफ खाए मर जाए। यानी इस तरीके के बहादुर थे कि एक को मारते थे और 2 लोग मर जाते थे, और तीसरा जो इस बात को सुनता था उसकी भी मौत हो जाती थी। यानी इस तरीके के बहादुर से आला उदल, तो उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है, जा दिन जन्म भयो आला को।
धरती धसी अढ़ाई हाथ, यानी जब वो पैदा हुए तो धरती धस गई, नीचे धस गई, इतना मतलब वीर थे वो, ये इनके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। कौन सी नदी यूपी राज्य से प्रवाहित नहीं होती, तो ये है गंडक। गंडक जो है यूपी में प्रवाहित नहीं होती, ये प्रवाहित होती है बिहार से। बाकी सोन यूपी में है ही, हिंडन सोन तो इधर ही पड़ जाती है नीचे। ठीक है, यूपी का जो दक्षिणी इलाका है वहीं पे पड़ जाती है, और हिंडन तो यहीं पड़ती है, आपको गाज़ियाबाद नोएडा में ही मिल जाएगी, मतलब गाज़ियाबाद में मिल जाएगी। और शारदा तो जो है यूपी में, जो हमारा पश्चिमी यूपी है, ठीक है, जैसे जो इलाके पश्चिमी यूपी के उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे पीलीभीत है या आपका लखीमपुर खीरी है। ठीक है, इन इलाकों में देखने को मिलती है, या बिजनौर है यहाँ पर, तो याद रखना। अब यहाँ पर जो है एक सवाल और आया है, ये हालांकि पर्यावरण का नहीं है लेकिन हाँ पेपर में आया हुआ है, तो ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ दिए हुए हैं कांग्रेस के स्थान और दूसरी तरफ दिए हुए हैं वर्ष, और पूछा गया है कि बताओ कौन सा अधिवेशन कहाँ पर कब हुआ, ये आपको बताना है। तो देखो पहला है मेरठ अधिवेशन, ये हुआ है 1946 में, याद रखना। कानपुर अधिवेशन हुआ है 1925 में, बहुत ही फेमस है कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। मैं ये आपको मॉडर्न इंडिया में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आपने मॉडर्न इंडिया के वीडियोस नहीं देखे तो जा करके देखिए। और सरोजनी नायडू हैं पहली ऐसी महिला जो भारतीय है और कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। बनारस अधिवेशन 1905 बहुत ही फेमस, जिसके अध्यक्ष रहे गोपाल कृष्ण गोखले, और इसी में ही काफ़ी हंगामा हो गया, और इसी में ही जो है बीज पड़ गए कांग्रेस के विभाजन के। ठीक है, और लखनऊ अधिवेशन हुआ है 1916 में, जिसके अध्यक्ष हैं अंबिका चरण मजुमदार। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो इनको मतलब इनके भी समझौता हो गया, और नरम दल और गरम दल भी मिलकर के एक हो गए। अब ये देखिए यूपी स्पेशल का सवाल है लेकिन बहुत बढ़िया है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, सही बात है। भट्टेश्वर का मेला पश्चिमांचल में लगता है, बेसिकली आगरा में। शुक्रताल का मेला लगता है मुजफ्फरनगर में। बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताओ कि कहाँ लगता है। पूर्वांचल में नहीं लगता, ये गलत है। तो आप लोगों को अब मुझे बताना है कि पूर्वांचल में नहीं लगता तो कहाँ लगता है। देखते हैं कितने लोगों को इसका सही जवाब पता है। और लास्ट पॉइंट, यूपी का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो मैं आपको बता दूं बलरामपुर करता है, श्रावस्ती करता है, कुशीनगर नहीं करता। कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, कुशीनगर जो है सीमा साझा करता है बिहार के साथ। और अगर मैं आपको बताऊं बिहार के साथ कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, तो कुशीनगर तो करता ही है। कुशीनगर के नीचे आओगे तो पड़ेगा देवरिया, जो भी बहुत चर्चा में हत्या की वजह से। इसके अलावा और नीचे बढ़ोगे तो देवरिया के नीचे आएगा बलिया। बलिया से नीचे बढ़ोगे तो आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आ जाएगा क्या, गाज़ीपुर। ये भी बिहार के साथ सीमा साझा करता है। गाज़ीपुर से नीचे आओगे तो आएगा चंदौली, ये भी बिहार के साथ सीमा साझा करता है। और चंदौली के नीचे आओगे साथियों तो पड़ेगा सोनभद्र। सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बिहार के साथ करता है, बिहार से जस्ट नीचे पड़ेगा झारखंड के साथ करता है, झारखंड से नीचे जाओगे छत्तीसगढ़, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। और छत्तीसगढ़ के अलावा ये सीमा साझा करता है एमपी के साथ। तो इन सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है सोनभद्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछ लेता है कि सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो 4। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आते हैं। बाकी और भी इसमें क्वेश्चन है जो मैं आपको धीरे धीरे जो है कराता रहूँगा, तो आप इसको एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो, और इसी के हिसाब से तैयारी करो भाई कि पेपर में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको नई जानकारी मिली होगी, एक दिशा मिली होगी कैसे पढ़ना है। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।